नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। वीडियो में सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि बहुत ही लंबे समय के बाद मैं आपके लिए वीडियो बना पा रहा हूं। दरअसल मेरी खुद की शादी थी और इस वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा। तो चलिए, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अधिक डिमांडेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास अब तक रिक्वेस्ट आ चुका है, तो उन तमाम रिक्वेस्ट को ध्यान रखते हुए और आप सबके करियर को ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है, जो है विशेष तौर पर ऑप्शन फॉर्म से संबंधित। आपको ये सारा वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखेगा, तो प्लीज एडजस्ट। तो सबसे पहले ऑप्शन फॉर्म में बढ़ने से पहले मैं दो बातें जो सबसे पहले बता दूं, जो कि पहले नहीं होता था और अब होने लगा है। क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन हो गया, ये बहुत सारा कंफ्यूजन अब भी आप लोगों के माइंड में चल रहा है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। तो चलिए, थोड़ा सा मैं उन कैंडिडेट्स को भी जानकारी दे दूं जो पहली बार इसमें हैं और जो पहले नहीं थे, उनके लिए क्या कंफ्यूजन पड़ा है। तो दोस्तों बता दूं कि सबसे पहले अभी जो प्रोसेस हो रहा है वो है ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शन फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपको अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे और इसी बेसिस पर आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा। पहले क्या होता था, थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं। यानी कि एसएससी ने इस बार से एक नया रूल अपनाया है, वो है मिशन मोड में सिलेक्शन करना। मिशन मोड सिलेक्शन मतलब कि कम से कम समय में नोटिफिकेशन निकालने से लेकर के फाइनल अलॉटमेंट तक, यानी कि फाइनल उनको प्लेस जब तक ना मिल जाए, उस अलॉटमेंट के बीच तक का एक लंबा समय चला जाता था। कई बार ये 2 साल, 2.5 साल, 3 साल या उससे भी अधिक हो सकता था। तो एसएससी ने इस बार से तय किया कि इसे रोका जाए, यानी कि इतने लंबे गैप को रोका जाए। और इस गैप को रोकने का फायदा ये होगा कि जल्दी से जल्दी कैंडिडेट्स को जो है उनका अलॉटमेंट मिलेगा। तो इसके लिए उन्होंने जो सबसे शॉर्टकट तरीका निकाला है वो ये है कि पहले 2 जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। पहले सबसे फर्स्ट जो एसएससी खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती थी और उसके बाद मेरिट लिस्ट निकालती थी, और उसके बाद मेरिट लिस्ट निकालने के बाद वो एलोकेटेड डिपार्टमेंट को, जहां पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है वहां आपका डोजियर भेज देती थी और फिर से वो डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती थी और आपको ज्वाइनिंग देती थी। लेकिन इस बार एसएससी ने कहा कि अगर 2 जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो इसको क्यों ना हम कम करें और बस केवल एक जगह पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने दें। तो डायरेक्टली उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए सीधे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को चुना, जो कि एक बहुत अच्छा प्रयास था। लेकिन ये 95% जो कैंडिडेट्स हैं जो अदर एग्जामिनेशन के लिए हैं एसएससी के, उनके हिसाब से तो ये बहुत अच्छा था। लेकिन वो कैंडिडेट जो स्पेशली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब एसएससी, जीएसटी, एसएसटी एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था। क्यों नहीं था, इसके पीछे समझिए। क्योंकि जो एसएससी जीएसटी है, इसमें एक बड़ी ऐसी जनता होती है, यानी कि बड़ी संख्या में ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो नॉन एलिजिबल होते हैं, यानी कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं और वो फॉर्म फिलअप करते हैं। तो उस वजह से प्रॉब्लम अब ये होगा कि ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद सीधे उन्हें मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट भेज दिया जाएगा, जहां पर उनकी संख्या बिल्कुल एज इट इज भेजी जाएगी। जितनी वैकेंसी है 441 उतनी भेजी जाएगी, और उसको भेजे जाने के बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो डिस्क्वालीफाई होंगे। मैं इस पर बात करूंगा। तो फिलहाल अभी जो आपको करना है वो ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले ही आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट एंड एक तरह से कहिए कि चॉइस ऑफ सिटी अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट आपको देना है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, कहां काम करना चाहते हैं, किसको आप अपना पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ओके, मैं शुरुआत करने से पहले एक जनरल एनालिसिस कर दूं ताकि आपको आसान हो जाए। इस बार नंबर ऑफ सीट्स जो है वो है 441, यानी कि 441। और जो कैंडिडेट्स सेकंड पेपर जिन्होंने दिया है, यानी कि टोटल जितने कैंडिडेट ने पेपर 2 के लिए क्वालिफाई किया और एग्जामिनेशन दिया, उसकी संख्या है 3224। ये सब आपको पता है। लेकिन इसके अलावा
441 के अलावा भी 27 ऐसी वैकेंसीज है जो पीएच कैटेगरी में है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो डिफरेंटली एबल्ड जो होते हैं उनके लिए हैं। तो अगर रेशियो को देखा जाए तो 1:7 का रेशियो है। 1:7 का रेशियो मतलब एक सीट और लगभग 7 कैंडिडेट। मैं लगभग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो 27 जो सीट है वो अपार्ट फ्रॉम 441 है दोस्तों, इसका ख्याल रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम 441, तो इसका फायदा होता है कई बार कि 441 में से आप मान लीजिए कि जो 27 है उसे हटा दीजिए, उसके लिए लगभग 100 कैंडिडेट तो होंगे अराउंड जो उसके लिए कॉम्पीट कर रहे होंगे, क्योंकि अदर्स कैटेगरी में काफी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कुल मिलाकर 100 के अराउंड होंगे, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 1:7 यानी कि एक सीट और 7 लोगों की संख्या है लगभग। लेकिन जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इसमें लगभग 2 रेशियो में ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यानी कि कुल मिला के मैं ऐसे कहूं कि 3224 में अराउंड 800 से 1000 लगभग ऐसे स्टूडेंट है, कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं। वो या तो उनका रिजल्ट अवेटेड है, या उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट नहीं किया है, या बिल्कुल अदर एजुकेशन स्ट्रीम से हैं और उन्होंने बस केवल एसएससी के साइट पर एक फॉर्म देखा और भर दिया और वो दोनों पेपर यानी कि पेपर 1 क्वालिफाई कर गए, पेपर 2 भी उन्होंने एग्जाम दे दिया है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लगभग 800 से 1000 कैंडिडेट। तो इसका नुकसान इस बार सभी कैंडिडेट को झेलना पड़ेगा। तो ये दुखद है। तो मेरी अपील है उन तमाम लोगों से जिन्हें पता है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, यानी कि वो तमाम कैंडिडेट जिनका क्वालिफिकेशन 4 अगस्त 2022 के पहले कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल रिजल्ट जिनका डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो तमाम कैंडिडेट इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। हर बार मैं उन तमाम कैंडिडेट से कहता था जो क्वालिफाई नहीं भी करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था, उनको कहता था कि आप एक्सपीरियंस के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूर जाइए, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन इस बार मैं उन तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूं कि दूसरों को मौका दीजिए, क्योंकि आप अगर गए, आपने ऑप्शन फॉर्म अगर भरा, तो आप दूसरे किसी कैंडिडेट की लाइफ को खराब करेंगे। तो उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें, सबसे पहली बात। जिन लोगों को अभी क्लियर नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो के लोगों को मैं दे रहा हूं, आप यहां जाइए, आप इसे देखिए, अपने क्राइटेरिया को क्लियर करिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अब मैं बात करता हूं अगले पॉइंट पर। तो कुछ कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा कि सर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, कि वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकालती है एसएससी, कि अगर मान लीजिए 441 कैंडिडेट है, 3224 जो कैंडिडेट्स में से 441 जो फाइनली सेलेक्टेड होंगे उन्हें ही केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट भेजा जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं करती है एसएससी की वेटिंग लिस्ट निकाल देती है कि अगर उनमें से 100-150 कैंडिडेट अगर डिस्क्वालीफाई हो भी गए, मतलब 441 में, जो कि होगा, आप तय रखिए कि 100 to 150 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 441 में फाइनल सिलेक्शन मुश्किल से 290 to 280 कैंडिडेट का ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा। ये इतने अधिक सीट बर्बाद होंगे और जो नेक्स्ट ईयर के लिए वैकेंसी में चले जाएंगे, इतना आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो जो अगले ईयर के लिए जो कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी तैयार रहें कि भारी संख्या में वैकेंसी आएगी आपके लिए, ये ध्यान रखें आप। उनके लिए अच्छी खबर है। फिलहाल तो वेटिंग लिस्ट क्यों प्रिपेयर नहीं करते हैं, इसको जरा समझिए। तो वेटिंग लिस्ट इसलिए नहीं प्रिपेयर किया जाता है कि सपोज करिए कि जो कैंडिडेट सबसे पहले जिन्होंने हाई स्कोरर जो है उसे सबसे पहले सीनियर के पोस्ट मिल जाएंगे, मतलब सीनियर ट्रांसलेटर के पोस्ट मिल गए। उसके बाद अकॉर्डिंगली नंबर वाइज हर डिपार्टमेंट अपना अपना एक तरीके से इंटरनली एसएससी को एक कट ऑफ डिसाइड करके देगी कि हम इतने स्कोर वाले स्टूडेंट को चाहते हैं, हम इतने वाले कट ऑफ वाले को चाहते हैं, हम इतने वाले कट ऑफ को चाहते हैं। अपने हिसाब से अलग अलग मिनिस्ट्री जो है अपना अपना या अलग अलग डिपार्टमेंट जो है एक कट ऑफ डिसाइड करके एसएससी को भेजेगी। बाहर डिस्क्लोज नहीं होगा, वो इंटरनल मामला है उनका
कि हम इतने अधिक मार्क्स वाले से ऊपर वाले कैंडिडेट को चाहते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल एक लिस्ट बन जाएगी। तो दिक्कत ये होगी कि मान लीजिए सपोज करिए कि लिस्ट बन गई और सबसे जो हाईएस्ट है सीनियर ट्रांसलेटर, मान लीजिए कि उनका सिलेक्शन हुआ सपोज 315 पर। ये जस्ट एक नंबर मैं दे रहा हूं। कट ऑफ के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा मार्क्स की कट ऑफ को लेकर कि क्या एलिजिबिलिटी कट ऑफ क्राइटेरिया हो सकता है डिपार्टमेंट में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, SC ST EWS सभी कैटेगरी के लिए, PH के लिए भी मैं एक प्रॉपर कट ऑफ वीडियो बनाऊंगा। मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, मैं बनाऊंगा ताकि आपको और क्लेरिफाई हो सके वो सिनेरियो। अभी मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूं कि सपोज करिए कि सीनियर का सिलेक्शन 315 पर हुआ और जो बिल्कुल लास्ट कैंडिडेट जो दूसरे कैटेगरी में है उनका लास्ट मेरिट गया 260, जस्ट सपोज, जो जूनियर ट्रांसलेटर के लिए हुआ। तो एक ह्यूज डिफरेंस है 55 मार्क्स का। तो अब अगर वेटिंग लिस्ट रखती है, इसका मतलब वो कैंडिडेट होंगे जिनका मार्क्स 260 से नीचे होगा। तो अब समझिए आप कि एक पोस्ट किसी ने छोड़ा है सीनियर का, तो फिर उस जगह पर कैसे एक ऐसे कैंडिडेट को भेज दिया जाए जिसका मार्क्स 255 है, तो एक बड़ी समस्या होगी। हालांकि इसका भी एक सॉल्यूशन है जो यूपीएससी अपने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करती है वाइल यूपीएससी एग्जामिनेशन, कि वहां पर ऐसा होता है कि सपोज करिए कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसको जो आईएएस था, उसके बाद अकॉर्डिंगली रैंक के बाद जो है IRS IFS इस तरह से जो है आते चले गए। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया में होते हैं। अगर सपोज करिए किसी कैंडिडेट को IRS मिला और उसने सिलेक्शन नहीं लिया, या IAS मिला तो सिलेक्शन नहीं लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाले कैंडिडेट जिसका मार्क्स IFS से भी नीचे या IES से भी नीचे था, IAS एंड IES अलग है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे क्या है डिफरेंस। तो अगर उसका मार्क्स अगर उससे भी नीचे था तो ऐसा नहीं होगा कि उसे उठाकर सीधे IAS वाले पोस्ट पर बिठा दिया जाएगा। उस कंडीशन में वो पूरे अलॉटमेंट लिस्ट को शिफ्ट करते हैं ऊपर ऊपर ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा कभी ट्रेन के रिजर्वेशन में जैसे होता है कि अगर मान लीजिए आपने स्लीपर का टिकट कटाया, लेकिन अगर AC में सीट खाली है तो आपको अपग्रेड कर दिया जाता, ऑटो अपग्रेड। तो मतलब आप खुद ही पैसा भले ही आप स्लीपर का देंगे लेकिन पहुंच जाएंगे ऊपर की तरफ। तो वैसे ही है कि कट ऑफ भले ही आपका IRS के मार्क्स के बराबर था, लेकिन अगर IAS का सीट खाली है तो आपको धक्के मार के ऊपर पहुंचा दिया जाएगा और आप IAS बन जाएंगे। और नीचे वाला जो कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में था, जो सबसे निचला पायदान खाली होगा, वो उस पर आ जाएगा। तो ठीक ये उपाय SSC यहां भी फॉलो कर सकती थी, लेकिन इसमें बहुत रूल रेगुलेशन पॉलिसीज बनाने पड़ते हैं, उसके बाद ये काम होता है, विच इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ फॉर SSC। तो फिलहाल आपके लिए ये जानकारी कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। 3224 यानी कि 3224 कैंडिडेट में केवल 441 कैंडिडेट ही सेलेक्टिव होंगे, सिलेक्शन उनका होगा ऑप्शन फॉर्म के बेसिस पर, जो फाइनल कट ऑफ मार्क्स डिक्लेयर होगा उसके आधार पर। तो यहां तक मुझे लगता है मैं स्पष्ट हूं। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं ऑप्शन फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें क्लियर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जो अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जो आपको मिले हैं, टोटल 23 जो आपको इस पर अलॉट हुआ है डिपार्टमेंट, उसमें से कुछ डिपार्टमेंट रिपीट भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा, जो सीनियर और जूनियर में सेम है। तो वैसे देखा जाए तो 21 ही ऐसे डिपार्टमेंट होंगे संभवतः जो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि अलग अलग हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा। मैं मोस्टली कोशिश कर रहा हूं कि उन डिपार्टमेंट्स को कवर करूं जिनकी नंबर ऑफ वैकेंसी कम से कम 20 से ऊपर है, 20 से अधिक संख्या में है। मैं उनके बारे में डिटेल में बताऊं, और साथ ही साथ जो मेरी इंटरनल न्यूज है, जो मैंने कलेक्ट किया है, जानकारी इकट्ठी की है कि वो किस शहर में है, किस जोन में है, किस रीजन में है, लगभग मैं प्रयास करूंगा कि आप तक ये पहुंचा पाऊं ताकि आप उसे देख पाएं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और मैं सबसे अंत में सीनियर ट्रांसलेटर के बारे में भी बात करूंगा कि उन्हें क्या सिलेक्शन करना चाहिए, उन्हें किस प्लेस पर इसे रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसके लिए तैयार रहें। तो चलिए सबसे पहले राजभाषा विभाग। तो दोस्तों बताऊं कि राजभाषा विभाग वो विभाग है जो कि हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर या पूरे इस राजभाषा कैडर के लिए
सबसे जन्नत विभाग कहा जाता है। जन्नत विभाग इसीलिए क्योंकि मोस्ट वो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है पूरे ऑल ओवर राजभाषा डिपार्टमेंट की। तो सबसे पहले जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, मतलब फाइनल मिनिस्ट्री का जो सिलेक्शन होता है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, या और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, वहां पर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसी राजभाषा यानी कि गृह मंत्रालय से भेजे जाते हैं। और क्योंकि मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री का मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है, लेकिन उसके अलावा उसके एफिलिएटेड जितने भी डिपार्टमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, इसमें टोटल जो सीट्स है वो 96 प्लस 10 है, 96 फॉर ऑल कैंडिडेट एंड 10 फॉर पीएच कैंडिडेट। तो 96 प्लस जो 10 है, ये इसमें मैक्सिमम सीट्स दिल्ली में है, लेकिन बड़ी संख्या में सीट्स वो भी हैं जो ऑल ओवर इंडिया में है। ऑल ओवर इंडिया मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी है, ऑल ओवर इंडिया आप समझते हैं इसका मतलब, तो ऑल ओवर इंडिया में है। तो बिल्कुल ऐसे भ्रम में ना रहें कि राजभाषा केवल और केवल आपको दिल्ली में पोस्टिंग देती है। लेकिन दोस्तों इस बात का जरूर ख्याल रखें, और बेहतर होता है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि आपके ट्रांसफर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके एलोकेशंस लगभग हर जगह पर है। तो इजी तरीके से इन कंपेरिजन टू अदर डिपार्टमेंट, मैं कह रहा हूं आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इन कंपेरिजन टू अदर डिपार्टमेंट इसमें ट्रांसफर के चांसेस भी हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार 2-3 सालों के बाद काम करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और ठीक ठाक अगर आपका ग्राउंड होता है उस ट्रांसफर का तो आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये एक बड़ा ग्राउंड है राजभाषा, और बहुत ही अच्छा विभाग है। अगर आप अपने चॉइस में रखना चाहते हैं तो इसे ऊपर रख सकते हैं। दूसरा, कंफर्म सिलेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 100% एश्योरेंस के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपको दिल्ली पोस्टिंग दे रही है। दिल्ली जितनी भी सीट हैं 24 प्लस 2 मतलब पीएच के लिए, ये पूरा का पूरा जो सीट्स है 26 जो सीट है, ये पूरी की पूरी सीट्स दिल्ली के लिए है। तो आप जीवन भर दिल्ली में ही काम करेंगे। तो जो लोग दिल्ली क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए डिपार्टमेंट बहुत ही जन्नत है, बेहतर है, क्योंकि एक एडिशनल फैसिलिटी इसमें मिलती है, वो है पासेस की, रेलवे कंसेशन पासेस की। रेलवे कंसेशन पासेस क्या होता है, यानी कि आप जीवन भर जो है, आप यूं समझिए कि आप फ्री में रेलवे की यात्रा कर सकते हैं। इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन कैसा है, सिलेक्शन कैसे होता है, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है मेरे एक मित्र चैंपियन रस्तोगी जी के साथ, जो इस रेलवे मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं अभी। मैंने उनके साथ एक वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को जाकर देखिए, आपको इंटरनल जानकारी भी मिलेगी इसमें कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है इस डिपार्टमेंट में काम करने का, रेलवे मिनिस्ट्री में। तो जो एश्योरेंस है कि 100% आपको इसका पूरा का पूरा जो है पोस्ट जो है वो दिल्ली में मिल रहा है। नंबर 3, मैं बिल्कुल अकॉर्डिंगली उस लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा हूं, मैं सबसे पहले कंफर्मेशन जो मेरे पास है मैं उसके बेसिस पर आपसे बात कर रहा हूं। तीसरा डिपार्टमेंट जो मैंने चूज किया है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड इस बार जो सीट है उसमें 4 सीट है इंडियन कोस्ट गार्ड में, और जो चांसेस है वो 5 जगह के हैं। तो उसमें 5 में से किसी 4 जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी, ये आपके लक के ऊपर निर्भर करता है। वो है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गांधीनगर और पोर्ट ब्लेयर। तो इंडियन कोस्ट गार्ड इंटरनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट होता है, जिसका कार्य होता है कि भारत के समुद्री क्षेत्र के आसपास जो है गार्ड करना, ओके, इंटरनल गार्डिंग। तो ये 5 रीजन जो मैंने बताए, 5 जो क्षेत्र बताए, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गांधीनगर और पोर्ट ब्लेयर, इन 5 जगहों पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इन्हीं 5 में से किसी 4 जगह पर आपको ये पोस्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट, मैं थोड़ा फास्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में इस बार 6 सीट है, 6 सीट है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 2 भागों में बटा हुआ है। पहला जीएसआई मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और दूसरा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। तो ये 2 पार्ट में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस चलता है। तो इसमें जो दूसरा पार्ट है इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडिया, इस बार उसमें से एक भी सीट नहीं है, वो 0 है। तो जो 6 सीट है वो टोटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है, टोटल 6 सीट। और मोस्ट प्रोबेबली जो ये 6 सीट है उनका सिलेक्शन इन 5 शहरों में आपको मिल सकता है। पहला रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में, हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है रिसेंटली, पुणे महाराष्ट्र में,
और ईटानगर यानी कि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में। तो ये 5 ऐसे जगह हैं जहां पर आपको चांसेस हैं कि आपको ये मिलेगा, ये वैकेंसी। ये दोस्तों ये जो मैंने इकट्ठा की है ये मेरे इंटरनल रिसोर्सेज के आधार पर ये है। तो हो सकता है कि मैं 100% सही हूं या हो सकता है कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। तो ये आपके लक के ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि मेरी जानकारी गलत नहीं होती है, ऐसा मैं मानता हूं। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट मैंने चूज किया है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT। इसमें टोटल 23 सीट है, 23 सीट्स हैं। और जो 23 सीट्स का जो डिवीजन है वो लगभग इस प्रकार से है। इसमें बहुत क्लियर जानकारी मुझे नहीं मिल पाई फुल डिटेल में, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स और मैक्सिमम सिटीज के बारे में बता रहा हूं जहां पर चांसेस हैं। पहला सिक्किम में इसके चांस हैं, सिलीगुड़ी, सिक्किम यानी कि आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है सिलीगुड़ी। सिक्किम यानी कि सिलीगुड़ी, सिक्किम और सिलीगुड़ी जो है वेस्ट बंगाल का सबसे नॉर्थ का जो पोर्शन है ये वो है। यहां पर इसके चांसेस है। साउथ इंडिया में इसकी काफी वैकेंसीज है, जिसमें स्पेसिफिक जो मुझे जानकारी है कि 2 वैकेंसी चेन्नई में है, तमिलनाडु। तो जो लोग साउथ इंडिया से इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 सीट पटना में है इस बार। राजस्थान में 2 सीट है, कुछ सीट मुंबई में है, पुणे में है, रांची में कंफर्म 1 सीट है और दिल्ली में 5-6 सीट है। तो लगभग कुल मिलाकर इतने शहर हैं जहां पर इस बार CBDT की लगभग इस तरह से वैकेंसी है। दोस्तों ये लगभग मैं बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि कंफर्मेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोस्ट जानकारी जो मेरे पास है इंटरनली वो ये है। CBDT आपको पता है डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, यानी कि हम लोग 2 प्रकार के टैक्स पे करते हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो आप इनकम टैक्स के रूप में देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जो आप सामान वामान जितना खरीदते हैं उसके आधार पर देते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी और दिन टैक्सेस अगर कभी समझाना हो तो कभी और। तो फिलहाल मैं डिपार्टमेंट के ऊपर बात कर रहा हूं। नेक्स्ट जो मोस्ट पॉपुलर डिपार्टमेंट है, जिस पर पॉपुलर डिपार्टमेंट मैंने इसीलिए कहा क्योंकि सबसे नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है इसमें सबसे अधिक आई है इस बार 144 + 5। 144 मतलब जनरली और 5 PH कैंडिडेट के लिए। तो कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग के नाम से जो बहुत अधिक पॉपुलर है। CAG एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि नाम से पता चला ऑडिटर जनरल मतलब हर डिपार्टमेंट की ऑडिट करता है, उन्होंने क्या खर्च किया, कैसे किया, फाइनेंस से रिलेटेड चिट्ठा पत्रा वो बनता है इसमें। तो इस डिपार्टमेंट के बारे में, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको पूरा भारत भ्रमण करवाएगा। पूरा भारत भ्रमण मतलब हर 3 से मैक्सिमम 5 साल के बीच आप दूसरे शहर में भेजे जाएंगे। ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के हर शहर में इसके डिपार्टमेंट्स हैं। अगर कोई भी शहर जो ठीक ठाक है, जिसकी जो थोड़ा सा वैल्यूएबल शहर है, वहां पर इसके डिपार्टमेंट हैं और आपको आपकी पोस्टिंग वहां हो सकती है, और इसीलिए इसमें इतनी बड़ी संख्या में है। तो अच्छी बात क्या है इसमें? अच्छी बात यह है कि अगर कोई पर्सन किसी एक जोन में लंबे समय तक रहना चाहता है तो भी इस डिपार्टमेंट में रहते हुए वो इस लंबे समय तक रह सकता है। सपोज करिए आप ईस्टर्न इंडिया में रहना चाहते हैं तो आप लंबे समय तक असम में, कोलकाता में, पटना में, रांची में, सिलीगुड़ी में, तो इस रीजन में आप लंबे समय तक रह सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि सेंट्रल जोन में रहना चाहते हैं तो लखनऊ में, लगभग कानपुर में, इलाहाबाद में, इस क्षेत्र में भी आप लंबे समय तक रह सकते हैं। अगर कोई वेस्टर्न साइड रहना चाहता है तो लगभग राजस्थान में, जैसलमेर में, दिल्ली में, गुजरात के कुछ शहरों में तो लंबे समय तक आप इस इलाकों में घूम सकते हैं। उसी तरह से साउथ और नॉर्थ की भी बात है। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको बहुत मौका देता है अलग अलग क्षेत्र में काम करने का। और जो लोग शौकीन हैं कि हिंदुस्तान भ्रमण करने का, उनके लिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा, और खास तौर पे जो जोनल में रहना चाहते हैं, जो एक क्षेत्र में, एक रीजन में रहना चाहते हैं, तो उस रीजन बेसिस पर भी जो है ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मैं इसे रोक रहा हूं। मैं इसका सेकंड वीडियो मैं कल ही अपलोड कर रहा हूं। कल ही क्या, मैं कोशिश करूंगा कि और उससे पहले कर दूं।
मैं इसे रोक रहा हूं ताकि जो है मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं। 2-3 बातें मैं सबसे पहले बता दूं इस वीडियो के पहले एंड करने के पहले, जो कैंडिडेट इसको देखते ही फॉर्म भरना शुरू करते हैं उनके लिए, कि दोस्तों ऑप्शन फॉर्म में जो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि क्या जो हम सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं क्या हमें केवल वही डिपार्टमेंट मिलता है, उसके नीचे कंसिडर नहीं किया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन फॉर्म भरने का मतलब ही होता है कि अगर पहला आपने दिया, अगर आप पहले के एलिजिबल नहीं हुए तो आपको दूसरे के लिए कंसिडर किया जाएगा, दूसरे के लिए नहीं हुए तो तीसरे के लिए, इसी अकॉर्डिंग आपको बाकी सभी डिपार्टमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा। प्रायोरिटी होती है और लगभग जो हिस्ट्री कहता है कि आपने जो शुरुआती जो 3-4 डिपार्टमेंट दिए, आपका सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं डिपार्टमेंट्स में आपको मिल जाता है। शुरुआत के जो 3-4 आपने डिपार्टमेंट दिए, मोस्ट ऑफ द चांसेस उसी में होता है। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपने शुरुआत के 3 डिपार्टमेंट वो भर दिए जो सीनियर ट्रांसलेटर के हैं, तो क्या होगा? तो ये होगा कि अगर आपको उसमें से नहीं मिला तो आपको चौथा डिपार्टमेंट मिलेगा। लेकिन एक समस्या होगी, समस्या ये होगी कि अगर उस चौथे डिपार्टमेंट में अगर सपोज करिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जो मैक्सिमम कैंडिडेट है उन्होंने पहले स्थान पे उसको रखा था और वो फिल हो गई, तो फिर आपको 5वें पर जाना पड़ेगा। और 5वें में अगर नंबर ऑफ सीट्स कम है तो आपको छठे पर भेज दिया जाएगा। इस तरह से जब सीट्स कम हो जाएंगे तो आपको आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे। तो इसका ख्याल रखें। और खास टिप्स उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको लगता है कि उनके स्कोर बहुत कम होने वाले हैं, कम रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो कैंडिडेट उस डिपार्टमेंट को पहले रखें जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज अधिक है। वो बाद में सिटी चॉइस के बारे में सोचे कि मुझे ये सिटी चाहिए, वो सिटी चाहिए, ये रीजन चाहिए। पहली कोशिश है कि पहले नौकरी मिल जाए, दूसरी कोशिश होगी आपकी अगली बार कि आपको अपना शहर मिल जाए। तो पहली कोशिश, उनसे गुजारिश, उनको टिप्स कि पहला प्रयास उस डिपार्टमेंट के लिए करें जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखें। और मैं अगला पार्ट भी तुरंत ला रहा हूं इसके बाद, ताकि आपको सुविधा हो। जिन कैंडिडेट्स को इसके अलावा भी बहुत सारे जिनके मन में क्वायरीज हैं, क्वेश्चन हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहां मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों कॉल ना करें, प्रॉपरली अपने सवाल से लिखें और उसे बहुत ही प्रिस्क्राइब रखें, मतलब बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ताकि मैं प्रॉपर ढंग से आंसर दे पाऊं। कई बार आपके क्वेश्चंस आप ऐसे लिखते हैं, ऐसा लग रहा है कि ऐसे आपने लिखा, उसमें से सवाल खोजने में ही मुझे काफी समय लग जाता है। तो ये ध्यान रखें कि शॉर्ट रखें, पॉइंट वाइज रखें, ताकि मैं आपको प्रॉपर ढंग से आंसर दे पाऊं। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अपना प्यार बनाए रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच।